और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में। इनफैक्ट मैं अभी 10-15 दिन पहले कुछ पढ़ रही थी एंड आई केम अक्रॉस एन आर्टिकल वेयर इट सेड दैट दिस कंपनी हैज जस्ट बीन गिवन 2 यूएस पेटेंट्स और दैट गॉट मी इंटरेस्टेड। और जितना मैंने पढ़ा कंपनी के बारे में उतना मुझे और अच्छी लगने लगी कंपनी। Or as a disclaimer, I will say I have just recently invested a very small amount in this company. So this is by no way a recommendation for you to invest. आप बिल्कुल आप this video is only made for knowledge sharing. और अगर जो आपको अच्छा लगता है तो फिर आप इसमें और डीप स्टडी करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के तब इन्वेस्ट करिएगा। तो चलिए लेट अस स्टार्ट द वीडियो। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आई कल्पना गुप्ता वेलकम यू टू द चैनल। और अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज क्लिक द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो कंपनी का नाम है एफिल इंडिया लिमिटेड। आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, बट ये क्या करती है वो हम जानते हैं। तो इट वर्क्स इन द आईटी ग्लोबल स्पेस। आईटी स्पेस का स्पेक्ट्रम जो है वो बहुत वाइड है। इट इज रियली रियली वाइड एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज। हर कंपनी जो है वो एक अपने निश एरिया में काम करती है। और ये जो कंपनी है एफिल इंडिया, इट वर्क्स इन द मीडिया मार्केटिंग स्पेस ऑफ आईटी। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और इसकी एक छोटी सी जर्नी है। लेट अस सी हाउ इट स्टार्टेड। इट इज नॉट अ वेरी ओल्ड कंपनी, नई कंपनी है। ये 1994 में एज तेजस सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई और 2006 में इट वाज एक्वायर्ड बाय अनुल काना सोहम, अनुज कुमार एंड मधुसूदन रामकृष्ण। तो इन तीन लोगों ने मिलकर इस पूरी कंपनी तेजस सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर कर लिया और 2006 में ही इसका नाम बदल दिया एफिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फिर जुलाई 18 में ये पब्लिक लिमिटेड हो गई और अगस्त 2019 में इट वाज लिस्टेड ऑन द बीएसई एंड एनएसई स्टॉक एक्सचेंज। अब अगर जो हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी करती क्या है, तो जैसे हमने कहा ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसके पास दो प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म्स हैं। एक कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है और दूसरा इसके पास एक एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म है। अब कंज्यूमर प्लेटफॉर्म जो है दैट इज यूज्ड फॉर बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C प्लेटफॉर्म है। और इसमें प्लेटफॉर्म इट यूटिलाइजेस यूजर इंटेंट इंडिकेटर्स फॉर मेजरेबल मोबाइल एडवर्टाइजिंग, कंज्यूमर एक्विजिशन, एंगेजमेंट एंड ट्रांजैक्शन, टारगेटिंग एंड रीटारगेटिंग, hereby enhancing returns and reducing digital frauds। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है जो कि मोबाइल एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो कंज्यूमर है, बिजनेसेस हैं, उनकी नीड्स मीट करता है। ये एंगेज करता है कस्टमर्स के साथ थ्रू वीडियो एंड मीडिया एड्स और उसके बाद उन पर इम्पैक्ट करता है, ब्रांड रिकॉल करता है एंड इट सॉर्ट ऑफ creates environment for the company for the consumer to transact with the company। एक स्पेशल इंटीग्रेटेड पार्टनरशिप है टू लिवरेज इन गेम नेटिव एड्स। सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द कंज्यूमर प्लेटफॉर्म। अब एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म क्या करता है? एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म इज एन O2O प्लेटफॉर्म। O2O का मतलब जो बिजनेस एंटरप्राइजेस ऑफलाइन है, दे आर नॉट ऑनलाइन, तो उनको ये एनेबल करता है टू कम ऑनलाइन एंड टू डू ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस। So it is very good for all those people who are offline and have e-commerce aspirations। कंपनी जो है एंड टू एंड solutions प्रोवाइड करती है to enterprises to enhance their engagements with the customer and with the mobile users, basically because it advertises on the mobile and today everybody has a mobile। So this is what the business is of the company। अब इसके पास जो एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। like it has the e-commerce engine, the bot library, the push and recommendation engine, ticket and task list management, loyalty engine, API management and microservices, अपॉइंटमेंट बुकिंग इंजन एंड रियल टाइम चैटिंग लाइब्रेरी। तो जो लोग भी मोबाइल्स यूज कर रहे हैं तो आपने चैट बॉट के बारे में सुना होगा, आपके पास भी आते होंगे लॉयल्टी इंजन, ई कॉमर्स इंजन। ये सारी चीजें आर वेरी रेलेवेंट फॉर एनीबडी हु इज डूइंग एन ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। अब ये किन किन सेक्टर्स में काम करती है, किन सेक्टर्स में इसकी प्रेजेंस है? तो इनफैक्ट इट वर्क्स विथ ऑल द सेक्टर्स, ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, रिटेल एंड ई कॉमर्स, पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट, ERP and workforce solutions, sports, media, entertainment, real estate, travel and transportation। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा सेक्टर बचा होगा जिसमें ये जिसके साथ ये काम नहीं करती है। And also in developed markets, in emerging markets like Southeast Asia, Middle East, Africa,
and of course India, and in the developed markets like North America, Europe, Japan, Korea and Australia. So it is present, omnipresent I will say. अब ग्रोथ की अगर जो बात करें तो इसने ग्रो कैसे किया? नो, एफिल इंडिया इज अ कंपनी विच हैज ग्रोन बोथ ऑर्गेनिकली एंड इनऑर्गेनिकली. ऑर्गेनिकली का मतलब इसने अपना इनोवेशन किया, अपने क्रिएट किए प्लेटफॉर्म्स, क्रिएट किए सर्विसेज, क्रिएट किए, और इसने बहुत सारी एक्वायर भी की हैं. तो इसने इन 2006 से अब 2021 तक इसने 11 अपने न्यू सर्विसेज लॉन्च किए ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, और इसने 6 कंपनीज को एक्वायर किया है. तो जल्दी से हम कर लेते हैं कि कौन कौन से सर्विसेज लॉन्च किए और कौन कौन से कंपनीज को एक्वायर किया. नाउ अ लॉट ऑफ दिस डाटा हैज बीन टेकन फ्रॉम द कंपनीज वेबसाइट ओनली, or apart from company's website, Economic Times, Business Standard, Money Control, Screen, I mean it's taken from a lot of places, but this is from the company's website only. तो 2007 में इसने SMS 2.0 किया, 2008 में SMS Live किया, 2010 में it launched क्रॉस प्लेटफॉर्म री-मैसेजिंग ऐप Pinch, फिर 2011 में AD2C किया, which was the first mobile focused agencies, और इस के लिए उसको 3 US पेटेंट्स भी ग्रांट हुए हैं फॉर मोबाइल मैसेजिंग, सर्च एंड कमर्स. 2012 में रिपल लॉन्च किया, 2013 में एड2 कैंपेन लॉन्च किया विच इज़ अ डाटा सेंट्रिक मोबाइल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म. 2014 में एफिल ने ARC प्लेटफॉर्म लॉन्च किया. अब ARC प्लेटफॉर्म जो है एक रीयूजेबल कंपोनेंट्स लाइब्रेरी है फॉर फास्टर डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल एप्लीकेशंस. Then it launched in 2015, एक मास प्लेटफॉर्म लॉन्च किया. In 16 में उसने ट्रैक्शन लॉन्च किया विच इज़ एन डाटा एनालिटिक्स एंड CDP प्लेटफॉर्म. 2017 में it launched TV Sync and MFAS. TV Sync was for advertisements in the TV, and MFAS is a fraud detection platform जो उसने 2017 में लॉन्च किया. In 2018, it was accredited by IMDA and it filed 7 new patents. You know, this is one company. जब आप patents file करते हैं तो इसका मतलब आप बहुत innovation कर रहे हैं. So that is what is interesting about the company कि ये बहुत innovate कर रहा है and it has a lot of patents in the pipeline. 2018 से इसने it started acquiring companies. तो 2018 में इसने Vizuri का business platform acquire किया. 19 में it acquired Shoffer. In 2019, it launched Vizuri Engage 360 on the Vizuri platform. In 2019 only, it came out with its IPO on 8th of August, and it got listed on BSE and NSE. So it became a listed company. 2019 में it again took acquired a platform, Ravax, and in 2020 it acquired MediaSmart. 2020 में AppNext इसने एक्वायर किया जो कि एक मोबाइल ऐप डिस्कवरी एंड रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म था. एंड इन 2021 इट एक्वायर्ड Jampp. So this has been the journey of Affle, and it has acquired companies to make to come into a commanding position in that space, you know. तो अगर जो हम पेटेंट्स की बात करें तो अक्टूबर 21 में, मतलब लास्ट मंथ ओनली, इट रिसीव 2 पेटेंट्स फ्रॉम US Patent and Trademark Office. One was for creating decentralized repository for fraud IPs, और इसमें इसने जो टेक्नोलॉजी यूज की है that is the blockchain technology. And second, it got patent it got to install behavior based detection of fraud. तो बिहेवियर बेस्ड भी ये फ्रॉड डिटेक्ट कर रहा है. जैसे कि अगर जो कोई देयर इज अ पर्सन हु नॉर्मली डज ट्रांजैक्शंस अप टू 10,000 रुपीज और एकदम से वो 50,000 का ट्रांजैक्शन कर ले तो अ फ्लैग विल बी रेज्ड. So now this company के total patents with US are 6, and approximately 14 to 16 patents are in the pipeline. So this is about the company. Shareholding pattern अब इसकी देखें तो shareholding pattern में if we compare from December onwards, then we will see that the promoter shareholding कम हुई है, but June to September में it is same. FIS की shareholding हैज़ अगर जो दिसंबर से कंपेयर करें तो इंक्रीज हुई है, बट जून से कम हुई है. DIS की होल्डिंग जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग जो है वो कंसिस्टेंटली कम हो रही है फ्रॉम December 20 एंड ऑफ कोर्स अदर्स. तो दिस शेयर होल्डिंग कम होना शुड बी ऑफ FIS एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. दिस शुड बी अ मैटर ऑफ कंसर्न.
अब अगर जो हम की मेट्रिक्स देखें, पी रेशियो है 17.87, EPS 64.72, इट इज़ अ मिड कैप कंपनी और इसकी मिड कैप की रैंकिंग 15 है, डिविडेंड यील्ड 0 है, फेस वैल्यू 2 है और इसका 52 वीक हाई एंड लो वाज 580 एंड 1260. नाउ कमिंग टू द फाइनेंशियल्स, सेल्स जो है इसकी वी आर सीइंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो, और अगर जो हम YOY देखें सितंबर 20 से सितंबर 21 में, तो फ्रॉम 134 to 274 सेल्स हुई है, विच इज़ अ ग्रोथ ऑफ ओवर 200%, विच इज़ सब्सटैंशियल, रियली गुड ग्रोथ इट हैज़ डन in sales on YOY basis also and on quarter basis also. और जो total income देखें तो total income has also increased from YOY basis from 136 to 289, that is more than again 200% growth. And if we see on quarter to quarter basis also, the income is increasing. So these are great positives. If we see the margin ratios, then gross profit margin is showing consistent increase from March 19 to March 20. So is operating margin and so is net profit margin. So in percentage terms, all the three factors जो margin ratios हैं वो grow कर रहे हैं, which is again a very healthy sign. But अगर जो we see the return ratios, now here there is a matter of concern कि जो return ratios हैं, return on net worth, return on ROC and return on assets, they are showing a declining trend. You know, of course, अगर जो हम बात करें तो मार्च से रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा बड़ा है, बट ROCE कम ही हुआ है. ROCE तो तीनों साल से इट इज गोइंग डाउन, सो दैट इज not acceptable. It means it is not using its capital properly. Capital पर उतना रिटर्न नहीं आ रहा उनका. तो पॉजिटिव्स इसके कंपनी के, अगर हम पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात करें तो पॉजिटिव्स ये हैं कि इट हैज रिड्यूस्ड इट्स डेट, इसका प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है, CAGR over 5 years is 41.31%, which is substantial. Operating profit margins are growing on YOY basis, जो अभी हम देख के आए. अब नेगेटिव्स जो है, म्यूचुअल फंड्स एंड FIs have decreased their holding, ये नेगेटिव है. High PE ratio, declining ROCE, and company though it's making a lot of profits, it is not paying any dividend. Now normally अगर जो हम किसी भी कंपनी की बात करते हैं तो वी से कि ये 6 फैक्टर्स अगर जो पॉजिटिव हैं तो आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो पॉजिटिव क्या होते हैं कि शेयर होल्डिंग का जो शेयर होल्डर्स हैं उनका स्टेक 50% एंड अबव होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए, कोई डेट नहीं होना चाहिए. तो कंपनी की शेयर होल्डिंग भी ठीक है, इट इज़ अ डेट फ्री कंपनी, तो वो भी ठीक है. द सेल्स एंड प्रॉफिट शुड बी ग्रोइंग, तो वो भी ग्रो कर रहे हैं. एंड देर इज वन थिंग दैट वी से कि म्यूचुअल फंड्स और FIs की का स्टेक या तो सेम रहना चाहिए या बढ़ना चाहिए. अब ये इस कंपनी में बड़ा नेगेटिव है कि म्यूचुअल फंड्स और FIs का स्टेक इसमें कम हो रहा है. तो दिस अगर जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस पॉइंट को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करिएगा और स्टडी करिएगा. अब अगर जो हम शेयर होल्डर्स की, वाई आई एम सेइंग इट इज़ अ मल्टी बैगर कंपनी एंड विल इट गिव मल्टी बैगर रिटर्न्स इन फ्यूचर ऑल्सो. मल्टी बैगर इसलिए कह रही हूँ कि कंपनी वॉज लिस्टेड ऑन 8th of August 2019 और तब इसका शेयर प्राइस जो था, इशू प्राइस 745 पर इसका इशू प्राइस था. फेस वैल्यू जो शेयर की थी वो 10 रुपये थी. And in October, the company decided to announce a split. उन्होंने split announce किया और जो 10 की फेस वैल्यू थी शेयर की वो 2 रुपये हो गई. तो अब एक जो for person held 1 share of the company, उसके पास 5 शेयर हो गए और अभी ये ट्रेड कर रहा है बिटवीन 1150 to 1200 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है. तो जिसके पास 5 शेयर्स हैं, अब आप देख सकते हो कि इसका क्या उसको रिटर्न मिल रहा है. एंड इट इज़ नॉट इवन 2.5 years since it got listed. तो one can see what returns the shareholder has made. तो इस वजह से आई फील, और ये उस निश में काम कर रहा है जहाँ पर there is a lot of potential. It is working in emerging markets और मोबाइल यूसेज इमर्जिंग मार्केट्स में बढ़ती जा रही है. एंड all consumers, everybody is going in for more and more e-commerce transactions. So there it has made a space for itself and it is in the niche market and it is always innovating and becoming better and better, giving more let's say value to the customers and to the enterprises, जो उसके enterprises हैं उनको.
So that is why I feel it's a very upcoming company and it should do well in future. So that is my take. But if you have liked this video तो इसको thumbs up दीजिएगा, like share करिएगा. This video has been made for knowledge purposes. If you are wanting to invest तो आप अपनी और स्टडी करिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही इन्वेस्ट करिएगा. सो look out for the next video. Meanwhile, be safe, happy investing. See you soon with the next video.